तेरे नजर का वो दिलदारा तूने इस अंदाज से मारा, वो दुनिया मान गई। तेरे नजर का वो दिलदारा तूने इस अंदाज से मारा, वो दुनिया मान गई। सुबह बनारस गाल हैं तेरे, शाम अवध की बाल हैं तेरे। चढ़ता तूफान मस्त जवानी देख के दुनिया हो दीवानी। जुल्फ घनेरी लहराए जैसे सावन झूम के आए। कोमल कोमल अंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा। सर से पांव तक चलता जादू, किसको रहे फिर दिल पर काबू। चंचल नटखट शोख हसीना, लब पे हंसी और दिल में हीना। दिल से खेले प्यार जता कर, मारा सबको अपना बनाकर। तिरछी नजर का करके इशारा, तिरछी नजर का करके इशारा। बच न सका कोई गम का मारा, वो दुनिया मान गई। फिल्म पाकीजा फिल्मकार कमाल अमरोही के भांजे तथा स्टेज पर अजीज नाजा के साथ कभी कव्वाली गाने वाले फजल जहीर ने अपनी जिंदगी के 10 साल मुंबई के जुहू इलाके में यूनिटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलते हुए गुजारे थे। यह यूनिटी कंपाउंड वही इलाका है जहां कभी फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा हुआ करता था। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर तमाम कलाकारों व फिल्म निर्देशकों के ऑफिस हुआ करते थे। इसी इलाके में जगदम्बा स्थित कई बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां रहा करती थी। इसी इलाके में फजल जहीर ने लंबा समय गुजारा और वह इन सभी फिल्मी हस्तियों से कहीं न कहीं रूबरू भी होते रहे। इसके बावजूद फजल जहीर के मन में फिल्मों से जुड़ने की कोई रुचि पैदा नहीं हुई। यहाँ तक कि कमाल अमरोही के कहने पर भी फजल जहीर ने फिल्मों में अभिनय करने के बारे में नहीं सोचा, जबकि कानपुर के आर्य नगर के मूल निवासी फजल जहीर रंगमंच पर कार्यरत थे। वह नाटकों में अभिनय करते हुए अपने अभिनय के बल पर लगातार शोहरत बटोर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आर्य नगर वह इलाका है जिसे 60 से 90 के दशक में रंगमंच का मैनचेस्टर कहा जाता था। लगभग 3 दशकों तक एनएसडी से जुड़े रहे इब्राहिम अलकाजी, बंसी कौल, रंजीत कपूर, त्रिपाठी शर्मा, आलोपी वर्मा, सतीश आनंद, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जैसे प्रतिष्ठित रंगकर्मियों का कानपुर में लगातार तांता लगा रहा। यह वह काल था जब कानपुर शहर का आर्य नगर नए नए कलाकारों को आकाश पतल पर पहुंचा रहा था। इसी काल में कानपुर में फिल्मों की भी शूटिंग हो रही थी और इसी काल में कानपुर शहर में रंगमंच पर बतौर अभिनेता फजल जहीर अपने अभिनय की फटाका फहरा रहे थे। दंगा नाटक में 6 किरदार निभाने से लेकर फजल जहीर ने एक घोड़ा 6 सवार, जहांगीर का इंसाफ, द जनपद किस, चांदी का जूता सहित सैकड़ों नाटकों में अभिनय किया और शोहरत बटोरी। फजल जहीर ने नाटकों में अभिनय करते हुए सुकून महसूस करते हैं। बीच में कुछ समय वह रंगमंच से दूर जरूर हुए थे, पर एक बार फिर वह रंगमंच पर सक्रिय हैं। स्वर्गीय सत्यमूर्ति की नाट्य संस्था दर्पण को जहीर साहब अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इसे पुनः जीवित करने के काम में लगे हुए हैं। मोहम्मद फजल जहीर ने फिल्मी संगम चैनल पर अपने करियर, रंगमंच और कानपुर शहर में थिएटर तथा सिनेमा की स्थिति पर खुलकर बातचीत की। फजल जहीर जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। फजल जहीर जी, मुझे कहें कि रंगमंच या यूँ कहें कि थिएटर के प्रति आपकी रुचि कब पैदा हुई थी और जब आपकी रुचि पैदा हुई उस वक्त कानपुर शहर की क्या स्थिति थी? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। आपका धन्यवाद कि आपने अपने मंच पर मुझको अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा सर बचपन से
जुड़ाव जो हुआ, मैं जब स्कूल में था, 7 डे एडवांटिस्ट एलिमेंट्री स्कूल स्वरूप नगर कानपुर में यहाँ पर है, तो स्कूल के जो भी कल्चरल फंक्शंस होते थे उसमें मेरा खूब मैं इंटरेस्ट के साथ काम करता था। उसमें कव्वालियाँ हुई, भजन हुए, डांस हुए, सब मैं करता था। लेकिन मेरा जो वाकई में जो थिएटर से मेरा जो लगाव हुआ है, हमारे आर नगर में यहाँ पर एक कुमाऊं मंडल एक शाखा है जो हर साल जो रामलीला होती है जी उसकी वो तैयारी कराते थे। ये बात तकरीबन 1985-86 में बता रहा हूँ आपको। तो हम लोग ब्रिजेश पार्क में जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमारे ब्रदर्स वगैरह निकल जाते थे, मैं वहीं खड़ा होकर रामलीला की रिहर्सल देखा करता था। और उनके कमरे में जाते हुए डर लगता था क्योंकि वहाँ पर आर्टिस्ट भरे में छोटा से कमरे में रामलीला की पूरी तैयारी चल रही, रिहर्सल हो रही। मुझे साहब, मैं भाई लोग कहते तुम आए नहीं, मैंने कहा मैं ज़रा दूसरे काम से माँ जी ने कहा था सामान लाने के लिए। और आप यकीन मानिए मैं डेली उसमें जाके मुझे मज़ा इतना आता था रामलीला देख देख के, मेरा भी मन करता था कि यार मैं भी इसमें कोई रोल करूँ और कुछ करूँ। तो ये जो मेरा शौक था, मेरे को कि मेरे घर के बगल में भी था, दही भी घर के बगल में मंगाई जाती थी, तो बगल में जमुना हलवाई थे, उसके बगल में ये अपना कुमाऊं मंडल का वो था। तो मेरी दही भी घर 1.5 घंटे में जाती थी। घर वाले कहते हो कभी मैं पैसे खो गए, और मैं नहीं बताता था कि मैं रामलीला की रिहर्सल देख रहा हूँ। तो वो शौक, वो चीज़ मेरे साथ डेवलप होती गई सर। और वहीं से मुझको फिर मैं अपने स्कूल्स में जब भी फंक्शन होते थे, मेरा गला बड़ा अच्छा था, तो मैं अजीज़ नादा साहब के साथ मैंने कव्वाली गाई है बेना जाबर में। क्या बात है। जी हाँ, तकरीबन 1984 में उनका प्रोग्राम था। तो मोहल्ले और उनका साहब, ये आपकी आवाज़ में लड़का बहुत अच्छा गाता है, उन्होंने मुझे मंच पे बैठा लिया और मैंने उनकी झूम बराबर झूम वो तीरे नज़र का ये जो गाई है, तो गाइए ना थोड़ा सा। अब तो वक्त हो गया है फिर भी फिर भी आप कहेंगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, थोड़ी सी आपको एक लाइन सुना सकता हूँ उनकी। तीरे नजर का ओ दिलदारा, तूने इस अंदाज से मारा, ओ दुनिया मान गई। तीरे नजर का ओ दिलदारा, तूने इस अंदाज से मारा, ओ दुनिया मान गई। सुबह बनारस गाल हैं तेरे, शाम अवध की बाल हैं तेरे, चढ़ता तूफान मस्त जवानी, देख के दुनिया हो दीवानी। जुल्फ घनेरी लहराए जैसे सावन झूम के आए, कोमल कोमल अंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा। सर से पांव तक चलता जादू, किसको रहे फिर दिल पर काबू। चंचल नटखट शोख हसीना, लब पे हंसी और दिल में हीना। दिल से खेले प्यार जता कर, मारा सबको अपना बनाकर। तिरछी नजर का करके इशारा, तिरछी नजर का करके इशारा, बच न सका कोई गम का मारा, ओ दुनिया मान गई। तीर ये सब मैंने 36 बहुत अच्छी आवाज पहले गाता था। 36 साल पहले क्या आवाज रही होगी। उस समय तो बड़ा शौक था, ये चीजें थी तो मैंने गाया उनके साथ। तो सब यादें जुड़ी हुई है, वो तो दुनिया में नहीं है, लेकिन टैलेंटेड लोग थे, इनके साथ मौका मिला मुझे भी। तो साहब वहाँ से फिर 86 के आसपास मुझको याद है कि हमारे नगर में वैसे तो बहुत ही टैलेंटेड लोग यहाँ पे रहे हैं, थिएटर से जुड़े लोग। जी। NS चौधरी साहब थे, कस्टम डिपार्टमेंट में थे, कस्टम ऑफिसर थे। उनकी एक संस्था थी नाट्यकर्मी करके। तो वो किसी ने बताया, लड़का है साहब, वो बड़ा अच्छा गाना गाता है और उसको ट्राई करें, घर के बगल में रहता है वो, उसके स्कूल में भी बड़े फंक्शन वगैरह होते देखे होंगे। तो मुझको वो दंगा कर रहे थे एक प्ले, अच्छा, ज्ञानदेव अग्नोत्री जी का। तो मैंने सर, मैंने तो नाटक कभी इतना बड़ा करा नहीं, आप तो इतना, उसमें सर 6 रोल थे एक ही कैरेक्टर के दंगा में। उसमें ये दिखाया गया कि जो राइट्स दंगे होते कैसे, सिर्फ अफवाहों पे दंगे होते, उसमें पूरा कंसेप्ट उनका ये था।
तो साहब मैंने कहा, मैं मना करता रहा, लेकिन वो मेरे फादर से आके परमिशन लेके गए कि आपके लड़के की ज़रूरत है, इनको सर इस प्ले में इनको हम ले रहे हैं। तो साहब उसकी ले आए, हमको 2-2.5 महीना सर उसकी रिहर्सल चली दंगे की। अच्छा। और वो इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसके करीबन 16-17 शो हम लोग ने कानपुर, लखनऊ, इटावा या कस्टम ऑफिस से जहाँ जहाँ वो लगवा सकते थे शो, तो वो प्ले फिर उसके बाद जो है सर मुझको धीरे धीरे उसमें मज़ा आने लगा थिएटर में, क्योंकि पहली एंट्री मेरी इतनी अच्छी हो गई उसमें कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया थिएटर के लिए। मैं क्रिकेट भी खेलता था और दिन भर अपना, क्योंकि पढ़ाई कम करता था, क्रिकेट खेलना और शाम को रिहर्सल करना, तो ये जीवन एक शैली बन गई। और उसके बाद मैं चौधरी साहब के बाद फिर विकास कपूर जी हमारे बड़े भाई के समान, और उनसे मेरी क्रिकेट में ही, वो भी क्रिकेट खेला करते थे जी। वो बेदी साहब सब लोग खेलते थे, तो बोले हाँ यार हमारा भी क्लब है, हम लोग भी प्लेस वगैरह करते हैं। कलाविद था उनके संस्था का नाम, कलाविद अच्छा। से। तो फिर विकास भाई के साथ मैं जुड़ा कलाविद से, और उनके साथ फिर मैं कंटिन्यूशन में कई साल में उनके साथ कंजूस, चंद्रमुखी और अरे शरीफ लोग और कई सारे प्लेस करे, उनके कई सारे शोज़ करे। तो थोड़ा बहुत मेरी भी पहचान जो होते थे, जब मैं फिर निकलता था और जो शाम को मंडलियाँ जमा करती थी, मैं भी पीछे चुपके से बैठ जाता था। तो हमारे जो सीनियर बोलते थे यार ये लड़का कर रहा है, तो मैं धीरे बोल दादा मेरा भी प्ले है, देखने आइएगा। अच्छा। तो इस तरह कर करके फिर जो मेरा शौक थिएटर के प्रति इतनी दीवानगी हो गई कि मैंने, आप यकीन मानिए, दुर्गा पूजा में भी बंगाली प्ले करे। क्या बात है। मुझे स्पेशली मुझको लेके जाते थे और मैं बंगाली को हिंदी में लिखता था, और मेरे कई दोस्त एक परवीन कुमार जाना थे, उनका कपड़े का काम था, तो मैं उनके पास बैठ के हिंदी में लिखा हुआ पूछता था ये कैसे बोलेंगे इस डायलॉग को, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसको मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। तो मैं जब भी दुर्गा पूजा होती थी तो उसमें, अच्छा फिर दुर्गा पूजा में शो के बाद फिर सब आर्टिस्ट लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, तो मैं भी जाता था। अच्छा वहाँ पूरी टोटली बंगाली चलती थी। अच्छा मुझको इधर, मैं तो पढ़ के बोलने वाला था तो वहाँ पर मैं एक्टिंग करता था बढ़िया कि हाँ भाई कि ये चल रहा है काम। तो इस तरह खूब उन चीज़ों का एंजॉय करा, उनको मज़ा करा, और थिएटर लाइन फिर हमारी चलती रही। उसके बाद मैंने कानपुर के सर ज़्यादातर ग्रुप के साथ काम करा, विकास भाई के साथ करा। मुझे एक चीज़ बताएं, आप क्रिकेट भी खेलते थे जी और थिएटर भी कर रहे थे, दोनों शौकिया शुरू होगा आपका। जी। कब आपको लगा कि थिएटर ही करना है, मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और थिएटर को ज़्यादा अच्छे ढंग से या प्रोफेशनल लेवल पर करना चाहिए, तो ये बात दिमाग में आपके कब आई और क्यों आई? सर थिएटर का क्या था, क्रिकेट भी मैंने खेली और मैंने बॉक्सिंग भी करीबन स्टेट लेवल की मैंने लड़ी साथ में। अच्छा। मैं ये भी करता था, लेकिन सब चीज़ों को फिर मैंने दरकिनार करके फिर मैं थिएटर से जो मुझे लगाव हुआ, और मुझे पिक्चरों का लगाव नहीं था। कमाल अमरोही साहब हमारे रिलेशन में, अमरोहा के हमारे खास रिलेशन में, हम लोग शादियों में जाते, वो भी, उनके भी कज़न हमारे यहाँ आते थे, तो उनको ये पता था ये नाटक वगैरह करता है, तो बोले तुम मामू से क्यों नहीं मिलते हो? तो मैंने मुझे शौक ही नहीं, मैं तो बॉम्बे में खाला के पास रहता हूँ, यूनिटी कंपाउंड में रहता हूँ, वहाँ पर सब रहते हैं, मुझको इसी में मज़ा आती है थिएटर में। क्योंकि थिएटर का सर क्या है आप स्टेज पे जिंदा हैं, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वन टेक है इसमें जी। और बाकी जो ऑडियंस बैठी है मुर्दा है, आपको देख रही है। आप जो जी रहे हैं वो आप जी रहे हैं, बाकी सब आपको देख रहे हैं। आपने जो कर दिया, अच्छा कर दिया, तो फिर वो अमर हो गया। तो मुझे वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता था थिएटर शो के बाद का, आदमी मिलता था, अरे अच्छा काम करा, छोटा सा भी रोल है, तो उसमें भी सोचते थे इसमें कुछ ऐसा निकालें कि हम इसमें अलग से नज़र आएँ। अपने सीनियर से पूछते थे, खुद प्रैक्टिस करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर मैं दर्पण से जुड़ गया। दर्पण से मैं विकास कपूर जी के साथ में कर रहा था, तो बगल में विकास कपूर जी का रिहर्सल रूम रहता था, बाल निकुंज में, बड़ा हॉल दर्पण के लिए रहता था। अच्छा।
तो एक बार मैं करके निकला तो गुलाम दस्तगीर खान साहब म्यूजिक देते थे, क्योंकि दर्पण 90% शोज जो था वो नौटंकी शैली में करता था, जो हम लोग का फोक है, कल्चर है यूपी का जी। तो हम कभी रिहर्सल के बाद अपना गाना आना गाते थे, विकास भाई बेदी साहब थे, तो वो सुना करते थे। तो एक बार बोले यार सुनाओ जरा तुम कुछ, तो मैं गुलाम अली साहब का बड़ा फैन था उस समय। मैंने उनको दस बोले यार तुम यहाँ करो, म्यूजिकल प्ले चल रहा है, मैंने विकास भाई से पूछ लो। विकास भाई को जानने ना दे। ये करीबन 1.5-2 साल इस चीज चली। अच्छा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि संस्था कलाविद के शोज कुछ रुके, तो फिर मैं दर्पण में मैं अटैच अनारकली चल रहा था। अनारकली से मैं स्टार्टिंग हुई, मुझे याद है कि उसके बाद जो मैं जुड़ा हूँ तो आज तक तो मैं दर्पण से अटैच हूँ करीब 35 ईयर्स। वेरी गुड। और कई दर्जनों एनएसडीएन के साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। तो दर्पण एनएसडी के डायरेक्टर्स को ही तवज्जो देती थी। उनका ये भी था कि जो हमारे कानपुर के लोग हैं वो सीखें कि थिएटर क्या होता है। भाई कोई चीज़ बहुत कम रेयर होते हैं जो जन्मजात होते हैं। सही बात है ना। सचिन भी पहले गलियों में खेलता फिर वो जाके जब कहाँ पहुँचा। तो वही थिएटर का भी फिर वही था। तो हमारी दर्पण ग्रुप की यही रही है कि बाहर के डायरेक्टर्स जो टैलेंटेड हैं उनको ला के नई पौध जो जनरेशन रेडी है वो उनसे सीखे, थिएटर की बारीकियाँ सीखे, मूवमेंट सीखे, स्पीच सीखे। आप यहाँ से बोल रहे हो, आपका ये आवाज़ है तो ये वहाँ पर ऑडियंस में 1000 जो बैठी वहाँ तक जा रही है कि नहीं जा रही। सही बात है ना। ये सब चीज़ें सीखने का वो था। तो उसके बाद सर मैं जुड़ गया। आपने कहा कि दर्पण थिएटर में एनएसडी के डायरेक्टर्स वगैरह बुलाए जाते, तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनके साथ आपने काम किया या सीखा, एनएसडी से जो जुड़े हुए लोग थे? मेरा साथ बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि मुझे बहुत ही टैलेंटेड एनएसडी के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें आपके अलोपी वर्मा जी, सूर्यमोहन कुशेष जी, अखिलेश खन्ना जी, कांट की गाड़ी उनके साथ करने का मिला, त्रिपुरारी शर्मा जी, रवि शर्मा जी, रंजीत कपूर जी। और रंजीत कपूर जी के तो साथ मैंने 3 प्लेस करे, एक घोड़ा 600, चांदी का जूता और जनपद के, जिसके 100 से ज़्यादा शो करे ऑल ओवर इंडिया। वाह। ये समझ लीजिए, एक प्ले कर लिया तो फिर वो दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, बाहर महाराष्ट्र में, जहाँ पर उसको शोज लगे। तो इतने टैलेंटेड लोगों के साथ मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिला कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं दर्पण में था और मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। सतीश आनंद जी बहुत ही काबिल, अभी अरु व्यास जी आए थे एनएसडी के, 31 को उनका शो था। बड़ा मन कर रहा था करने का, लेकिन क्योंकि संस्था को इस्टेब्लिश करना था, काफ़ी टाइम से डम पड़ी थी, तो उसको शुरू करने के लिए बैक स्टेज पे काम कर रहा। डायरेक्टर साहब बचड़ते कुछ टाइम के लिए गए तो जिम्मेदारी दे गए थे कुछ, तो उस जिम्मेदारी को निभाने में भी बड़ा मज़ा आया कुछ काफ़ी टाइम के बाद। तो ये सर मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतने महान लोगों के साथ में रहने का, उनके साथ सीखने का, उनके साथ काम करने का। और इन लोग के शोज़ अगर एक शोज़ कर गए तो फिर वो शोज़ चलते रहते हैं कहीं। तो करीब 150-200 के आसपास तो शोज़ करे ही हैं पूरे, जाके घूम के। और थिएटर बस दीवानगी फिर उस सब तो छूट गया, क्रिकेट भी छूट गया, बॉक्सिंग भी छूट गई, और थिएटर आज सब कुछ करने के बाद आज भी थिएटर जिंदा है दिल में। शोज़ होते हैं, देखने जाते हैं, मन करता है, लोग कहते हैं भाई आओ करो। अब काम, अब टाइम की इतनी वो ऐसी चीज़ें हैं कि निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो शाम का रिहर्सल का टाइम होता है और शाम ही पीक टाइम होता है काम करने के लिए, शॉप वाले के लिए, दुकानदार के लिए, मार्केट भी जाना है, सामान की चीज़ें लानी है। तो ये मुझे लगा कि जब 62-63 के आसपास जो आपने शुरुआत की थी 84-85 में, उस वक्त कानपुर शहर में थिएटर की क्या हालात थे और कौन कौन लोग सक्रिय थे? सर आप ये समझ लीजिए, जिस समय मैं नेकर पहन के निकल रहा था उस समय हमारे आर्यनगर में मैनचेस्टर था, समझ लीजिए थिएटर का। अच्छा। घर घर में
लोग थे हमारे आर नगर में, ऐसे टैलेंटेड लोग थे। NS चौधरी साहब, उनके भाई साहब VS चौधरी साहब, निगम साहब अभी एक्सपायर कर गए। हमारे राधे श्याम दीक्षित जी जो आज भी हम लोग के बीच हैं, इतने टैलेंटेड आदमी हैं। मास्टर साहब और शैलेश मिश्रा जी, मतलब ये वो लोग थे कि जो अपने अपने घर के नीचे मंडियाँ जमती थी। खजांची होटल वो होता है सब नगर में था। उस खजांची होटल में शाम को हर आदमी नाटक करने के बाद बैठ के वहाँ समीक्षा चलती थी। अच्छा। एक ग्रुप यहाँ बैठा है, एक ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है, और सिर्फ थिएटर की बात चल रही है कि सब हम इसके साथ कर रहे हैं, हम उसके साथ कर रहे हैं। मतलब वो 11-11, 12-12 बजे तो कहते थे खजांची साहब भैया बंद करो होटल, तुम लोग एक चाय पीते हो और रात 2 घंटे की चर्चा करते हो उसमें। तो आप ये समझ लीजिए कि घर घर से लोगों को इतना शौक था। तो खास करके आर्यन नगर हमारा, ये मतलब क्या बताऊं, सब समझ लीजिए वो जो दौर था उस समय। मतलब शहर की 5 संस्थाएं आरनगर से जुड़ी हुई थी जो लोग चलाते थे अपनी। अच्छा। मास्टर साहब की अपनी थी, सत्यमूर्ति साहब की अपनी थी, फिर उसके बाद अपने दंगा वाले हमारे डायरेक्टर साहब, उन्होंने बॉम्बे में पिक्चरें भी लिखी। उन्होंने मनोज कुमार की पिक्चर एक लिखी, उन्होंने कई फिल्में उन्होंने लिखी। ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की बात कर रहा हूँ वो। तो सबकी अपनी संस्थाएं थी और सबके अपने घर आसपास थे, सब आपस में दोस्त थे, और एक समझ लीजिए पूरा मंडी हाउस वहाँ हमारा नगर बना हुआ था। अच्छा। आज बड़ा अफसोस होता है कि सब वो चीज़ें एकदम नदारद हो गई। आज हालात ऐसे हैं, खास करके इस मोबाइल ने तो चीज़ों को, जो बच्चे नए जनरेशन जिसको आना चाहिए इस फील्ड में, वो गायब है, आप ये समझ लीजिए। तो मुझे तो वो भी टाइम याद है और ये भी टाइम मैं देख रहा हूँ, ये वक्त जो चल रहा है। बड़ा अफसोस है सर इसमें। तो ये स्थितियाँ बिगड़ी क्यों हैं, जबकि अब तो क्षेत्र में भी पैसा है, जबकि 84-85 में थिएटर में पैसा ही नहीं था। थिएटर में सर, यहाँ पर हमको नहीं लगता थिएटर में इतना पैसा। हाँ, पिक्चरों में, सीरियल्स में, अब आप समझ लीजिए, अगर भाई पिक्चरों में, सीरियल में वही तो जाएंगे जो थिएटर से निकल के कुछ सीख के जाएंगे। आप इंजीनियरिंग तभी तो करोगे जब आपका बेस मजबूत होगा, तभी तो आप इंजीनियर बनोगे ना, जब आपके मार्क्स होंगे जी। तो वो चीज़ इस समय एकदम गायब है। अच्छा। अभी मैं 12 साल के बाद जब मैंने वापसी करी है, अभी मैंने देखा है जो भी नई जनरेशन के लड़के आए हैं काम करने, साहब हमको तो वो भी दौर याद है कि हमारे रिहर्सल पे टाइम होता था 6 बजे। राकेश वर्मा जी 6 बजे रिहर्सल पे बाल निकोज में बैठे हुए हैं, और हम अगर 5 मिनट लेट होते तो डर के शर्मा की एंट्री मारते थे चुपके से कि देर ना ले, और पीछे खड़े जाते थे, दादा हम तो आ गए। आज पोजीशन ये है कि हमने 6 बजे का टाइम दिया है, तो कोई कह रहा हम 7 बजे आएंगे, कोई कह रहा 6:30 बजे आएंगे। मजबूरी है, किसी तरह तो उसको लाए हैं, हमें अपना शो करना। वो अपना कैरियर देख रहा है इस टाइम के अंदर, देखिए उसकी गलतफहमी कितनी है। उसकी पंक्चुअलिटी नहीं है, सिंसियर नहीं है अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन उसका सोच जो है कि उसकी उड़ान ऊपर है काफ़ी। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, कोई चीज़, उसके लिए वक्त चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी काम के लिए आपका ड्यूरेशन, आपका टाइमिंग की पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। सही बात है। हम लोग 6 बजे रिहर्सल पे जाते तो वापसी का टाइम नहीं रहता था। रवि शर्मा जी जब हम लोग की नागमंडल कर रहे थे, आप समझ लीजिए 6-6, 7-7 घंटे रिहर्सल होती थी संडे वाले। नाश्ता पानी वहीं सब मिलता था। 7-7 घंटे रिहर्सल, आज 7 घंटे रिहर्सल, मतलब कि 2 घंटे ग्रैंड रिहर्सल अगर हमें रन थ्रू करना है तो जान निकल जाती लोगों की कि हम कैसे करेंगे। उसका रीज़न है कि कोई अब जॉब कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी इतनी हैं, और कहीं वो पढ़ा रहा है या कहीं वो पढ़ रहा है, तो वो चीज़ होगी वो तो वो नहीं। लेकिन 82, 84 या 85 मान लें तो उस वक्त भी तो लोग कुछ तो दूसरे काम कर रहे थे साथ में नाटक के। सर पहले आप देखिए, वक्त इतना चेंज हो गया। पहले हमारे एक फादर थे, 9 बच्चे थे, मैनेज करते थे जी, वो मैनेज कर लेते थे उसको। आज घर में 2 बच्चे, एक हैं, वो निकलते ही उसको घर वाले, उसको भी लगा कि यार मुझे यार अपना काम भी शुरू करना है। उसका ध्यान ही नहीं जा रहा थिएटर के लिए, उसका ध्यान ही नहीं जा रहा स्पोर्ट्स के लिए। किसी, आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ 5 ग्राउंड हुआ करती थी, 5 ग्राउंड हुआ करती थी, जिसमें कि संडे के दिन भीड़ रहती थी
कोई अपना गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब पूरे माँ बाप भी देख रहे हैं बच्चा कहाँ, सब वहाँ पर है। सबको पता है पूरे मोहल्ले को कि बच्चे हमारे वहाँ पर हैं। आज सर वहाँ पर सन्नाटा हो गया है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट उसमें स्पोर्ट्स हब बना दिए हैं जिसकी मेंबरशिप 5 लाख रुपीज़ है। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो उसकी मेंबरशिप लेनी है और वो ग्राउंड सब खत्म कर दी। अब ये बच्चा जाए तो कहाँ जाए? ना वो थिएटर के लिए निकल रहा है, रिहर्सल के लिए, उसको नाटक के बारे में पता ही नहीं। अब तो वो सीरियल तो सब वो इस पे देख रहा है ना, हर चीज इस पे देख रहा है और इसी से वो सीख रहा है थिएटर को भी। आज के समय मुझे शायद 2 ही 3 संस्थाएं हैं जो थिएटर पे काम कर रही हैं, वो भी साल में एक आध बार एक प्ले कर रहे हैं स्पॉन्सर लेके, तो बहुत बड़ी बात है। तो कानपुर से तो दम तोड़ रहा है एकदम, समझ लिए थिएटर जो है हमारे ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कानपुर में जो थिएटर कल्चर था या मैनचेस्टर था जगह आर्यनगर, ये बर्बाद होने के पीछे क्या मोबाइल का आना है या टीवी सीरियलों की में बढ़ती तादाद है या फिल्मों का बढ़ता वो दायरा है? क्योंकि पहले बहुत से लोग थे जो फिल्मों टीवी में नहीं जा सकते थे, सामाजिक बंधन थे। अब ऐसा कुछ नहीं रहा। वो है वो जो बंधन थे सामाजिक, वो कैसे टूटे, उनको किस तरह से अब आप देख रहे हैं? सर देखिए, सीरियल पे भी जाना है आपको, कहीं भी जाना है आपको बेसिक तैयारी करनी है पहले भी जी, है ना। बेसिक तैयारी आप किसी चीज़ को देख के नहीं कर सकते। गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो तो बात दूसरी है आपके पास। और जबकि आप ये चांस देखिए कितने रास्ते निकले हैं इस लाइन में आने के लिए। पहले दूरदर्शन इस तरह के 2-3 चैनल हुआ करते थे, आज 400-500 चैनल्स हैं जी। हर लैंग्वेज में चैनल हैं, उर्दू में, पंजाबी में, बंगाली में, जो भी चीज़ आपको आती है उसके लिए आपके सीरियल्स खुले हुए हैं, उनके नेटवर्क खुले हुए हैं। आप समझ लीजिए ऑडिशन देने आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना है, अपना बायोडाटा आपने दिया मोबाइल पे, गूगल पर उन्होंने सर्च करा, आपको आपकी फ़ोटो मंगाई, आपका इंटरव्यू करा, आपको बुला लिया। साधन कितने ज़बरदस्त हो गए, काम कितना ज़्यादा हो गया, आप समझ लीजिए उस चीज़ के लिए, और चल भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये सोचता हूँ अगर थिएटर की बेसिक आप बात करें तो थिएटर पे तो वक्त देने की ज़रूरत होती है। आप जितने भी देख लीजिए टैलेंटेड लोग जो आ रहे हैं, वरना आप वक्तिया देखिए कितने लोग आते हैं, आपको 4 सीरियल में दिखेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। आप अनुपम खेर आपको रेयर मिलेंगे, ओमपुरी आपको रेयर मिलेंगे, आपको लड़का जो खान आया है नवाजुद्दीन, इस टाइप के लोग रेयर मिलेंगे। वो आ गए, टिक गए वो, क्योंकि उनका बेस देखिए वहीं से तो एनएसटी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वक्त दिया, टाइम दिया है, उसके लिए वर्कशॉप्स करी हैं, उसके लिए अपने सीनियर से टाइम दिया चीज़ों के लिए। तो वरना 400 चैनल पे काम चल रहा है, आदमी काम कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पे काम कर रहा है, कोई राइटिंग पे काम कर रहा है, हर चीज़ पे काम है। लेकिन टैलेंट के नाम पर अब देखिए कितने अच्छे फैमिली सीरियल्स कितने कम आते हैं देखने के लिए। पहले तो हमको एक प्लेयर हमारा एक शो हो गया था और लोग कहते थे भैया शो कब है, पास दे दीजिएगा, मतलब पास के लिए मतलब ये होता था। और हॉल बुक फुल होते थे तो जो स्टेप सीढ़ियाँ बनती थी उस पर बैठते थे, वो भी वक्त याद है वो चीज़ है। तो यार हम आपकी बातों को समझने की कोशिश करें तो ये समझ में आती है बात कि आज सिर्फ थिएटर ही नहीं, सीरियल और फिल्मों की भी स्थिति बर्बाद हुई है, हालात खराब हुए हैं। तो ये लोगों की या कलाकार की सिंसियरिटी में कमी है, मेहनत में कमी है, क्या और वजहें हैं, या समाज में ऐसा क्या बदल गया कि सारी चीज़ें एकदम से कला का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है? एक्चुअली क्या है सर कि हर आदमी जो है बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। अच्छा। कम समय में, तो कम समय में जो चीज़ हासिल होती है वो वक्तिया होती है, एक टाइम के लिए आती है, फिर वो लुप्त हो जाती है एकदम। मुझे ज़्यादा फिल्मों के बारे में तो इतना, क्योंकि मुझे फिल्मों का सर क्रेज़ रहा ही नहीं ज़्यादा इस बारे में, तो थिएटर से जुड़ा आदमी हूँ, उसकी बारीकियाँ, उनके लोगों के साथ उठना, उनके साथ बैठना, फिल्मों में क्या हो रहा है, नुकसान नफ़ा फ़ायदा, मैं इसमें ना कह के मुझे थिएटर जो नुकसान है उसका मुझे दिली अफसोस जी। आप ही समझ, क्योंकि मैं अपनी उस संस्था के बारे में सोच रहा हूँ जिसके नाम से मुझे याद है कि 72 में हमारे दर्पण का, मैं तो गया नहीं था, मैं अपने सीनियर से सुनता हूँ, राकेश वर्मा जी का एक प्ले गया हुआ था बॉम्बे। अच्छा। गिरीश कर्नाड जी ने उतर के सब पैर छुए थे राकेश वर्मा जी के, आप समझ लीजिए उनकी एक्टिंग पे।
गिरीश कर्नाड जो फिल्म फेयर अवार्ड उस समय के लिए आप समझिए, इतनी दम होती थिएटर में एक आदमी के लिए, एक कैरेक्टर के लिए। तो मुझे मेन चीज़, मुझे मेरा मेन अफसोस जो है मेरा थिएटर के लिए है कि थिएटर में कुछ नहीं हो रहा है, ना लोग कर रहे हैं। एक दो संस्थाएं चल भी रही हैं तो वो अपने सिद्धांतों के लिए सिर्फ वो काम करते हैं। कब उनके शोज होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पता भी नहीं चलते हैं। बाहर जाकर शो करते हैं, थोड़ा बहुत ऐड उनको मिलता है, उस ऐड से वो अपना मैनेजमेंट चलते हैं। एक तरह से वो अपना उनकी नौकरी वो समझ लीजिए सबसे मैनेज करना। थिएटर को जिंदा नहीं रखे आप ये चीज़। नहीं, फिर ये पिछले 36 साल के आपके थिएटर के कैरियर पर नज़र आप दौड़ाते हैं तो आपने बहुत से लोगों को काम करते देखा होगा, बहुत सी अनुभव हुए होंगे। उन सबको जब आप विश्लेषण करते हैं तो कहाँ लगता है कि ये चीज़ सुधर जाए तो शायद थिएटर फिर से जो विकसित हो जाए? गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा। थिएटर के लिए आज ये समझ लीजिए, सबसे पहली चीज़ हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है ना, तो हमें रिहर्सल के लिए एक जगह चाहिए होती है। और वो जगह ऐसी होती है कि शांत प्रिय जगह होती है, और उसमें जब आप एंट्री करते हैं, पैर छू के जब मंच पर चढ़ते हैं रिहर्सल के, तो एक उसकी अनुभूति प्राप्त होती है कि अब हम काम करने आ गए जी। अब आप समझ लीजिए जो जगह है हमारी, अब मैं बेसिक बात कर रहा हूँ बाल निकुंज की, उस समय 500 रुपये किराया होता था। आज सर 10,000 रुपये में भी वो जगह मिलती नहीं, 10,000 में। उसके बाद जो हॉल हम लोग को स्पॉन्सर हो जाते थे, या 8,000 10,000 में मर्चेंट चैम्बर अपना ये मोतीझील वाला अपना जो हॉल हमारा 12,000 13,000, आज 50,000 रुपीज़ उसका वो है। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। एक प्ले करने में 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होती है। आदमी भाग के करता है, वहाँ से करता है, आर्टिस्टों को इकट्ठा करता है, महीने भर रिहर्सल करता है। गवर्नमेंट से मदद नहीं हो पा रही, इस बारे में कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें ये चीज़। और हमारी यूपी की खास करके भाई, लखनऊ का तो थिएटर थोड़ा बहुत जिंदा है क्योंकि एकेडमी वाला सब वहाँ पर हैं। लोग अप्रोच करके उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसकी मदद लेके अपने काम को जारी रखते हैं। कानपुर में इस चीज़ों का बहुत अभाव हो गया है, और एक तरह से थिएटर ने सब दम तोड़ दिया है यहाँ पर, आप समझ लीजिए। तो सरकार की जो संगीत नाटक अकादमी है जी, वो क्या कर रही है? और जो कहते हैं कि एनएसडी का काम ही है कि रंगकर्मी तैयार करना, वो क्या कर रहा है फिर? भाई एनएसडी का जो डायरेक्टर भी आ रहा है काम करने, तो वो ऐसा तो नहीं था फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा। एकेडमी हमको क्या देती है? एकेडमी हमको कुछ नहीं देती। अच्छा। वर्कशॉप के लिए ज़रूर आपने मट्टी मारा करें तो वो एक ग्रांट दे देते हैं एक बार में, ये सब एक वर्कशॉप करिए, इसमें डायरेक्टर को दीजिए, इतना करिए उतना करिए, वो सब करके। बाकी जो शोज़ होते हैं उसमें आप समझ लीजिए 90% जो है लोग दूसरों की मदद से अपने शोज़ को करते हैं। अच्छा। और हालात ऐसे हैं कि हम टिकट्स भी नहीं बेच सकते कि हम टिकट बेच, क्योंकि हम मुश्किल से तो ऑडियंस को ला रहे हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है इससे निकलने का, आप समझ लीजिए। अब आप देख लीजिए, बेसिक अगर घर में 5 लोग बैठे हैं तो 3 के हाथ में मोबाइल होगा, सब अपने घर में बैठे बात करना, वो इधर देख रहा वो इधर देख रहा। ऐसे आदमी को उठा के वहाँ पर हॉल तक ले जाना, उसको 2 घंटे का 1.5 घंटे का नाटक दिखाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आज का समय उसका काम है सर, जद्दोजहद का काम है। मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले तक कानपुर में कौन कौन सी संस्थाएं ज़्यादा कार्यरत थीं और कौन लोग मेहनत करते थे और क्या उनकी कार्यशैली थी, किस हिसाब से लोगों को जुटाते थे? सर मुझको तो याद है कि कलाविथी विकास कपूर जी थे हमारे, पता नहीं चलता था कब हॉल बुक हो गया, कब शो बुक हो गया, कब हम लोग का सारी चीज़ें हो गई, टिकट आ गए, हॉल चीज़ें हो गई। आज के समय डॉक्टर उमेन जी हैं यहाँ पर, एक अपनी संस्था को वो चला रहे हैं गवर्नमेंट से ऐड करके। वो लड़कों के साथ मेहनत करते हैं, लड़कों को वो उसका पैसा भी देते हैं मंथली कुछ करके अपने हिसाब से। तो कुछ लड़के जिनके पास बेचारे वो इसलिए काम करते हैं, उनको कुछ अर्निंग हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं। हमने कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा कि वो कहीं पर जाके क्लिक करा। अच्छा। हमने नहीं देखा कि ऐसा कोई स्टूडेंट के 10 साल से लगा हुआ है, क्योंकि वो
या तो उनका स्तर प्ले का इतना हो, जैसे कि हमारे दर्पण में हमारे प्ले होते थे, एनएसडीएन आते थे, और हमारे जो सीनियर लोग थे, राकेश वर्मा जी हुए, सुधीर कांत मुरैया जी हुए, बैनर्जी, विजय बैनर्जी हुए, विमल बैनर्जी हुए, इस टाइप के लोग जो थे, इनको देख देख के हम लोग सीख जाते थे कि साहब कैसे रोना है, कैसे गाना है। तो वो आर्टिस्टों का वो टीम भी नहीं है, वो सिस्टम भी नहीं है इस समय सर, बिल्कुल आप समझ लीजिए ये पोजिशन है। एक चीज़ और है कि मराठी रंगमंच बहुत ही समृद्ध है, गुजराती रंगमंच बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। मतलब वहाँ के कलाकार मराठी रंगमंच के, गुजराती रंगमंच के आलीशान ज़िंदगी जीते हैं सिर्फ थिएटर करके। ये स्थितियाँ हिंदी थिएटर वालों के साथ क्यों नहीं बन पाई? उसमें थिएटर वालों की मानसिकता की कमी है, या दर्शकों की मानसिकता की कमी है, या सरकार की उदासीनता है, क्या है? सर इसमें तीनों चीज़ का योगदान है। खास करके मैं यूपी में, और ख़ास करके कानपुर और लखनऊ की, कल लखनऊ तो अभी मैंने बताया कि कुछ सांसें ले रहा है, ख़ास करके कानपुर का मैं जुड़ाव की बात। मराठी रंगमंच तो सर आज से नहीं, कब से मराठी रंगमंच और गुजराती रंगमंच तो हमें उस समय याद है, मैं महाराष्ट्र में था, बॉम्बे। अच्छा। तो वहाँ गांव में मूम के पंचगढ़ी के पास, मैं तो मेरे रिलेशन वालों के गया था, तो मुझे पता चला कि साहब वो क्या नाम उनका, दादा साहब, वो मराठी के बहुत ही दिग्गज, अभी एक्सपायर हुए हैं 5-6 साल पहले। उनका एक प्ले आ रहा है, आप यकीन मानेंगे साहब, लोग बैलगाड़ियों पे शो देखने आ रहे थे। ये मैं आपको 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बैलगाड़ियों पे गांव-गांव से लोग आ रहे थे, और टीन से पूरा कवर्ड था पूरा गांव का एरिया, और उस समय 50 रुपीज़ का टिकट था। 30 साल पहले 50 रुपीज़ का टिकट ये था। मैं भी साहब जाके जो मैं बैठा हूँ, और ज़मीन पर बैठे हुए थे, कुछ जो वीआईपी लोग थे वो 10-12 लोग कुर्सियों पर लगी थी, हम लोग दरी में बैठ के उस समय साहब वो प्ले का क्रेज देखा। कम से कम सब 3 से 4 हज़ार आदमी शो देख रहा था, और पता चला ये 1 हफ्ता कंटिन्यूशन चलेगा। तो वो रंगमंच की तो सर बात ही अलग है वहाँ के लोगों की, वो तो जुड़े हुए लोग हैं, टिकट लेके उस समय वो देखने वाले लोग थे। वहाँ के गवर्नमेंट भी उनको उस तरह से मैनेज करती है, चीज़ें करती है, और लोगों में खुद का जज्बा भी इतना है, बेईमानी नहीं उसमें करने के लिए कि हम संस्था हम चला रहे हैं। वो एक शो लेके कहाँ गांव-गांव जाते थे, हाँ, करके अभी भी जाते हैं, और अभी भी गांव-गांव जाते हैं, जब गांव-गांव शो करते हैं। और वाकई में कह रहे हैं, उनके आर्टिस्ट जो हैं वो, उनके पास गाड़ियाँ, घोड़ा, बंगला, फ्लैट, एवरीथिंग सब कुछ है, उस हिसाब से मैनेज। हाँ, तो वही यहाँ का जो इंसान है वो क्यों नहीं, क्या यहाँ के इंसान पढ़ना नहीं चाहता, वो कला से जुड़ना नहीं चाहता, क्या है वजह लग रही है आपको? सर यूपी में चीज़ें हमारे थिएटर लाइन की जो है ना, एक तो संस्थाएं भी इतनी मजबूत नहीं रहेगी। अब हमारे बेचारे रतन राठौर जी हैं यहाँ पर कानपुर में, वो मेहनत करा करते हैं एक टीम बना के, वो पुराने प्ले रिवाइव करते रहते हैं। अभी उन्होंने एक नया प्ले काफ़ी टाइम के बाद करा, बहुत अच्छा शो करा उन्होंने। तो एक तो नई जनरेशन निकल के नहीं आ रही सर थिएटर के लिए, मेन चीज़ है। अब उसको निकालने के लिए उनको भैया बताओ कि इसमें आपका, अगर आप वही चाहते हैं कि हम 2 प्ले करें और हम सीधे भाग जाएं वहाँ पर, हम सीरियल करने लगे, हम ये करने लगे, जाते भी हैं लेकिन कितने टाइम के लिए गए हो पता ही नहीं चलता। तुम कब आए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे सीरियल देखा कि अब इस एपिसोड में थे, इसमें तुमने काम करा। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक इसी थिएटर लाइन से, इसी विकास कपूर जी की मैं बात कर रहा हूँ, देख लीजिए कितने टैलेंटेड साहब, जितने सीरियल लिखे जा रहे हैं हिंदी में, खास करके विकास जी ने कितना काम करा है। विधि साहब हमारे कानपुर के कितना काम करा उन्होंने। लेकिन आज का जो माहौल है, आप जाके पता करिए, अभी आप राधेश्याम बेचारे दीक्षित जी की संस्थाएं थी, कई सालों से उन्होंने काम नहीं करा, जो दिग्गज है, मतलब गॉडफादर है थिएटर के, समझ लीजिए कानपुर में। तो थिएटर लाइन कानपुर की तो सर बड़े बुरे दौर से गुजर रही है ये, ना इसमें जनरेशन को शौक है इसमें आने का, थिएटर में आने का नहीं, उसको फिल्मों में जाने का, सीरियल में जाने का है शौक। जाओ, ज़रूर जाओ, बेसिक चीज़ सीखे बिना तुम वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो नहीं सकता, वहाँ पर तुम रुक नहीं सकते। 85-86 के बाद एक क्रांति आई कि लोग थिएटर को सीरीज बना के सीरियल और फिल्मों में जाने लगे। उस दौर में से लेके अब तक कानपुर से कौन से लोग गए और उसमें कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ? थिएटर से सर जुड़े हुए, क्योंकि कानपुर में जिन्होंने थिएटर करा है उसमें बेसिकली केवल राकेश चतुर्वेदी एनएसडी करके आए हुए, राकेश चतुर्वेदी,
और उनका भी दौर है, वो मेरे सामने दर्पण में आए थे और उनको शौक था चीज़ों, कहते नहीं जिसको चाहिए अपनी मंजिल वो बना लेता है। आए मेरे पास आए, मेरी ये शौक थी, दादा हमें काम करना है फिल्मों में, हम मुझे एनएसडी जाना है उससे। मैंने तुम्हारे पास क्या एनएसडी के लिए कितने प्ले करे? बोले भी एक प्ले करा है। तो हमारे अपने सेक्रेटरी साहब अतुल सत्यमूर्ति जी के पास ले गए। मैंने सर ये लड़का बड़ा टैलेंटेड है, इसको जुनून है, बोले इसको लिया। उस समय हम लोग की घोड़ा की रिहर्सल चल रही है, तो सब आया, उतना टैलेंटेड था, 10 दिन में उसने पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली। अब कोई आर्टिस्ट नहीं है उसके प्रॉक्सी कर रहा है, और वे यकीन मैंने 2 साल के अंदर साहब तैयारी करके उसका सब करा के वो दिल्ली गया एनएसडी में। फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। जुनून था ना, सही बात करने का जुनून था ना। यही जुनून अगर हमारी एकेडमी को आ जाए कि नहीं हमें अपने यूपी का अपने थिएटर को हमें इस्टेब्लिश करना है, हमें करना है, कोई आए तो इस जहन का आदमी जो इन चीज़ों को देखे। अगर हमारे यहाँ पर 6 संस्थाएं, 6 संस्थाओं में क्या काम हो रहा है ईमानदारी से उसको वर्कआउट करे ना, सही बात, उनके साथ काम करे, उनसे अप्रोच करें उनसे, तो निकलेंगे आर्टिस्ट, निकलेंगे। पहले तो अपने टैलेंट के बल पे लोग जाते थे बॉम्बे सर, करेक्ट, बॉम्बे चले गए या पूना चले गए, जहाँ भी उनको फिल्मों में मिला अपने टैलेंट पे दम पे गए। वो कहीं से सीख के नहीं आए ना, उन्होंने लखनऊ से कोई डिप्लोमा हासिल करा, ना पूना से करा, ना एनएसडी दिल्ली से करा, वो अपने उस पर करके निकल के गए। अब है अपनी अपनी जगहों पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जितना किसी संस्थाओं से या एनएसडी करने के बाद या बाकी चीज़ें करने के बाद जो चीज़ हासिल होती है। चलो हम एक बार फिर से आपके करियर पर वापस आते हैं। जी, आपने दर्पण के साथ जुड़ के थिएटर करना शुरू किया, एनएसडी के साथ भी काम किया। टोटल कितने प्ले किए होंगे? किस प्ले को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली और किस प्ले के साथ जुड़े कुछ किस्से भी होंगे, वो मुझे बताएं। मैंने सर अपनी लाइफ में तकरीबन 10-12 एनएसडीएन के साथ तो काम करा, सीखा उनसे, और 30 या 32 टोटल मैंने प्लेस करे, जिनके कि 200 से ज़्यादा मैंने शोज करे, 200 से ज़्यादा ही करे होंगे। और जहाँ तक सीखने की बात है तो रवि शर्मा जी एनएसडी के, उनसे बहुत कुछ, उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता था। और सख्त भी थे वो बहुत ज़्यादा। और जहाँ एक प्ले था हमारा किंग एडिपस, सूरमोहन कुचेर जी ने करा था। अच्छा, उसमें करीबन 2 घंटे के प्ले में हम पौने 2 घंटे स्टेज पे थे, हमारा एक डायलॉग नहीं था, और हम पूरे प्ले में ज़्यादातर रोते रहते थे अकॉर्डिंग टू सीन। अच्छा, तो वो जो प्ले किंग एडिपस है वो मेरे जीवन का बड़ा ही भाविक प्ले रहा सर। मुझे उसमें बस रिहर्सल में जाते ही था कि अब मुझे अब काम शुरू करना है, इन्वॉल्व होना है, सीन के साथ इन्वॉल्व होना है। और जैसे जैसे डायलॉग राजा के रानी के होते थे तो हम लोग ऑडियंस जो थी, कोरस जो था, उसका काम था कि सीन को डेवलप करना। अच्छा, तो विदाउट डायलॉग और केवल अपने एक्शन से और अपने सीन से उस सीन को हम लोग जिंदा करते थे। तो उसको वो मेरा यादगार है किंग एडिपस, बिना डायलॉग के बोला वो प्ले, और इसमें इतने लॉन्ग टाइम तक स्टेज पे आप खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ एंट्रीज हो रही हैं, बाकी पात्र अपना काम कर रहे हैं दो, और उनके साथ अटैचमेंट सीन के साथ। तो ये दर्शाता ये है कि आप अपने सीन के साथ कितने जुड़ते हैं। और मुझे आज भी याद है कि रिहर्सल में घर आते थे तो आंखें सूजी होती थी, क्या हुआ, कोई जरूरत नहीं, कोई रिहर्सल करके आ। तो ये भी एक बड़ी ही उसकी बात। बाकी तो प्लेस बहुत करे। घोड़ा तो एक ऐसा प्ले था रंजीत कपूर जी का कि जिसके तो कहने क्या, अपनी नेचर उसमें काम करने होते थे। हर प्ले की अपनी एक रंगत होती है, एक अपनी चीज़ होती है। तो हर छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, सबके साथ खूब मज़े से उसको एंजॉय करते थे। ये आपने बीच में मुझे जिक्र किया था कि मुंबई में यूनिटी कंपाउंड में रहा करते थे। जी जी, जो कि उस ज़माने में जुहू में फिल्मों से जुड़े लोगों का एक बहुत बड़ा अड्डा था। शत्रुघ्न सिन्हा का भी ऑफिस वहीं पे था, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित थे, और भी काफ़ी तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ आती थी। उस वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे? क्या किससे क्या आपके कभी मुलाकातें हुई थी, संबंध हुए थे, फिर क्या आपके दिमाग में आया था, क्या क्या हुआ था? मैं सब यहाँ से कानपुर, मेरी मौसी रहती थी यूनिटी कंपाउंड में। अच्छा, तो मुझसे बड़ा अटैचमेंट था उनका।
तो जब आती थी तो बोले चलो साथ में चलो, तो मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी। तो मैं वहाँ जाता था, मैं क्रिकेट भी खेलता था और यहाँ पर रहता था मैं। उस समय मैंने चौधरी साहब के साथ मैं दंगा करके गया था। तो मैं पृथ्वी थिएटर जाके मैं प्ले देखा करता था शाम को। ये शौक था कि मैं जाके वहाँ नाटक देखा करूँगा। अब चूंकि इतनी टाइमिंग नहीं थी कि मुझे 1 महीने 1.5 महीने के लिए मैं जाता था कि मैं वहाँ पर जाके कभी डिज़ाइन में, और मैं जब वाकई में जिस जगह पर मैं था मुझे पता नहीं कि साहब यहाँ पर वो अन्नू कपूर के वालिद साहब यहाँ पर वो रहते हैं, यहाँ पर वो सरदार मलिक साहब रहते हैं, और यहाँ पर डोडो साहब रहते हैं जो सीरियल लिख रहा है। पूरे एक वो टीम थी पूरी वो। बस वहाँ पर क्रिकेट खेलना और पृथ्वी में जाके नाटक को देखना। मैं आप समझ लीजिए 8-9 साल वहाँ पर रहा हूँ, 9 इयर्स। अच्छा। लेकिन मुझे पिक्चरों का सर कभी क्रेज नहीं हुआ। कमाल अमरोही साहब हमारे रिलेशन में थे, पाकिस्तान जिन्होंने बनाई थी। तो बाद में जब मैं थिएटर करता था वो आते थे, तुम नाटक करते हो, तुम आओ, तुमको हम काम कराते हैं। हमने कहा सर हमको इसी में मज़ा आता है, इस लाइट्स का हमको। मैंने आपको जैसे बताया कि ऑडियंस के सामने 1 टेक में जो चीज़ काम होती है उसका मज़ा मैंने अपना। और ये थिएटर मैंने अपने शौक के लिए करा सर। अच्छा। मुझे एक माई सेटिस्फैक्शन, मैं कभी पैसे के लिए कभी किसी चीज़ के लिए नहीं, अपने एक शौक के लिए। मुझे वो टाइम वहाँ पर गुजारना बड़ा अच्छा लगता था स्टेज पे। खास करके रिहर्सल को मैं खूब इंजॉय करता था शोज के साथ। ये था। तो थिएटर करते हुए कौन कौन से अवार्ड मिले आपको? मुझे साहब अभी कानपुर के ज़्यादातर जो यहाँ पर तो क्लब्स हैं, रोटरीज क्लब हैं, ये है वो है, मैंने कि उन्होंने मुझे बुलाते थे और मुझे कई इसके जो टूर्नामेंट छोटी छोटी स्क्रिप्ट होती हैं उसमें जजेस भी बनाते थे। अभी रहमानी साहब जो आई सर्जन थे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 2017 में बेस्ट एक्टर ऑफ कानपुर का अवार्ड दिया था मुझे। अच्छा। अभी वो एक्सपायर कर गए, डॉक्टर महमूद रहमानी साहब उन्होंने दिया। और जितने यहाँ पर रोटरी क्लब्स हैं, लॉयन क्लब्स हैं, इन्होंने भी इज्जत अफजाई करी है, काफ़ी चीज़ें दी हैं। अच्छा। किस प्ले के लिए आपको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी? मुझे सब ज्ञान दो जी का, अग्निहोत्री जी का मैंने जो दंगा करा था उसमें मेरे 6 पात्र थे मेरे। अच्छा। 6 कैरेक्टर थे। चने वाला, झंडे वाला, देशबंधु, दीनानाथ, पत्रकार और छोटे लाल, ये 6 कैरेक्टर। पूरा विंग्स में सामान बिखरा पड़ा रहता था उसमें। एक एंट्री हुई वो चेंज करना, एक एंट्री हुई ये चेंज करना। तो पूरा एकदम रोबोट की तरह काम करना पड़ता था उसमें। उस प्ले में मुझे और 6 कैरेक्टर को अलग तरीके से उनको प्रस्तुति करना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की प्राप्ति कि हम बेचारे हमारे मरहूम चौधरी साहब ने मुझसे वो काम कराया। वो प्ले मुझे आज भी याद है। और बाकी तो अपने सीनियर्स लोगों से बहुत कुछ, हर प्ले में कुछ ना कुछ सीखना है, हर प्ले में मज़ा है अपना उसका करने का, कैरेक्टर के हिसाब से जो मैं जिसको एंजॉय करता हूँ मैं करा मैंने। लेकिन दंगा जो है मेरे प्ले का, मेरे जीवन का सबसे बेस्ट प्ले मुझे उसमें। एक चीज़ और होती है कि कला से जुड़ा आदमी अलग दुनिया में जीता है, जिसका असर कहीं ना कहीं उसके परिवार पर पड़ता है। आप जब थिएटर कर रहे थे तो उसका असर आपके परिवार पर क्या पड़ रहा था और वो आप कैसे सामंजस्य बैठा रहे थे? मैं सर शादी से पहले ही थिएटर में कर रहा था और इत्तेफाक से मेरी जो शादी भी हुई है वो मेरी मिसेस भी एक प्ले में आई करने के लिए और उनसे मेरी शादी हो गई। तो वो भी एक तरीके से थिएटर से जुड़ी थी। तो मुझे शादी के काफ़ी टाइम तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थिएटर करने से, क्योंकि उन्होंने तो उसके बाद एक प्ले मेरे साथ और करा। इनका सतीश आनंद जी का रेजिडेंट थे। अच्छा। कथा करमदास की। तो उसमें उनका रानी का रोल था, मेरा सूबेदार का रोल था उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ बात क्या सर, मुझे ये नौटंकी शैली जो है हमारी यूपी की, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत गला ठीक ठाक था तो मैं गुलाम जहीर खान साहब मुझे नौटंकी शैली में खूब छंद, दोहे और दौड़ और बहरे तवील इन सब में बड़ा मज़ा आता था काम करके। तो वैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इंजॉय करता था उसको, मतलब चीज़ों को। अगर बहरे तवील है तो भी भाई इसको और कैसे गा सकते हैं, ये दौड़ भी है भाई ज़रा इसको। क्योंकि मैं गुलाम अली साहब का बड़ा फ़ैन साहब, गज़लों के जो मास्टर आदमी हैं उनसे मिला भी हूँ मैं। तो बहुत डीप उनकी रिसर्च करी उनके ऊपर।
तो सोचता था कि कहीं से कुछ निकले, नई चीज़ निकले। तो अभी ये दस्तगीर खान साहब भी शशवान घराने के वो थे, तो वो चीज़ों को पकड़ कर नौटंकी शैली में साहब काम करने में बड़ा मज़ा आता था। और दर्पण ने 90% जो शोज़ करे हैं वो नौटंकी में ही करे हुए हैं, जो कल्चर हम लोग का यूपी का है। तो इसमें एक मज़ा मैंने ये भी लिया सर, नौटंकी शैली में काम करने का। और दूसरा फिर वही कि फैमिली में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे मिसेस भी उसमें थी और काम भी दोनों के कपड़े से रिलेटेड थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और बेटे को जानबूझ के मैंने उसको म्यूज़िक सिखाया। अच्छा। संगीत सिखाया मैंने उसको, प्रभाकरण कराया उसको 10 इयर्स वाला। अरे वाह। मैंने कहा संगीत, हमारी मिसेज भी उसको सिखाया। थिएटर से उसको लगा, वो फुटबॉल में चला गया और मैं आज भी लगा हूँ थिएटर के लिए, जो मेरा जुनून, मेरा शौक है। आपकी आवाज़ अच्छी है, पहले भी बहुत अच्छी रही होगी, फिर अब तक कभी संगीत में क्यों नहीं रुचि लो, क्यों नहीं सोचा कि पार्श्व गायक बना जाए या गाने गाए जाए? सही कह रहे हैं सर आप। गुलाम दस्तगीर खान जो कि शशवान घराने के मेरे गुरु भी थे, मेरे दोस्त भी हो गए थे बाद में बहुत ज़्यादा। वो मुझसे कहते थे यार कि तुम हारमोनियम बजाना सीखो, तुम है थोड़ा सा इसमें करो। तो वही होता है ना चीज़, जब चीज़ सब गुजर जाती तब अफसोस होता है। साथ में रह के, मतलब 10 साल उनके साथ रह के, और वो कहते रहे मुझसे अच्छा कि तुम बहुत जल्दी चीज़ों को पिकअप कर लोगे यार, और है सब कुछ है। वही होता है सर, एक वक्त, एक दौर होता है हर चीज़ का, उसमें ध्यान नहीं गया उसमें, वरना गायकी में भी अच्छा काम होता। लेकिन ये गायकी का काम हमारे नौटंकी शैली में खूब हमने इसका इस्तेमाल किया, और हमारे डायरेक्टर्स ने उसका करवाया भी। आप समझ लीजिए कथा करम दास में डायरेक्टर हमारे सतीश आनंद जी NSD वाले, उन्होंने मेरा गवा गवा के, नचा नचा के कोरस में सूत्रधार में 5 किलो वजन मेरा कम कराया था। आप समझ लीजिए रिहर्सल में 5 kg बस गाना था और डांस करना था उसमें। आप समझिए निष्ठा शर्मा जी हमारी डांस कोरियोग्राफर थी, वो करवाती थी, और लंबी लंबी उसमें सोलो गाने, मतलब सुशील राइटर हमारे गाने लिखते थे, और स्पेशली गाना गाएगा भी है और उस पर डांस भी करेगा ही, फोक वाला। आपने अपनी बातचीत के दौरान नौटंकी शैली में थिएटर की बात बहुत की है। उत्तर प्रदेश में तो इस विधा से लोग परिचित हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर लोग परिचित नहीं हैं। तो क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे नौटंकी और दूसरी जो प्ले की विधाएं हैं उनमें कहाँ क्या फ़र्क होता है, क्या कलाकार को जरूरत पड़ती है? सर नौटंकी शैली पहले तो चीज़ है कि हर प्रदेश का अपना एक कल्चर, एक फोक होता है। मराठी का अलग है, पंजाबियों का भी गद्दे और ये सब चीज़ अलग है। तो इसी तरह हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसका कल्चर जो है, फोक जो है, ये नौटंकी है। अब नौटंकी की दो चीज़ें इसमें हैं कि एक तो नौटंकी लोग सोचते हैं कि नौटंकी वो जो दूसरे तरीके से करी जाती है, रोडों पे खड़े होके उसमें डायलॉग में अश्लीलता होती है, ये होती है। नहीं, ये नहीं है। नौटंकी आप याद करिए कि हमारा ये कल्चर रशिया जाया करता था एक टाइम, जिसमें गुलाब बाई, उनकी बेटी, ये सब पूरा वहाँ से, ये पूरा की पूरी टीम रशिया जाती थी, महीनों वहाँ पर अपना इस नौटंकी शैली को प्रस्तुत करते थे, और वहाँ का कल्चर जो है सब हमारे इंडिया आता था। आप बैकग्राउंड में देखेंगे ये चीज़ आपको दिखेगी। तो ये इतना सशक्त हमारा शैली हमारी रही है, जो कि अब ये भी हमारे कानपुर के थिएटर की तरह एकदम नीचे स्तर पर आ गई। कोई पूछने वाला नहीं इसका, कोई पुख्ता हाल नहीं इसका। दर्पण जो था वो ज़रूर था कि एयर कंडीशन में बैठ के नौटंकी दिखाता था, लेकिन उसकी नौटंकी की एक शैली होती थी कि देखने के बाद कभी कभी सीन के हिसाब से आंसू भी निकलते थे, और कभी राकेश वर्मा या इस टाइप के लोग जो चीज़ों को प्रस्तुति करते थे, गायन करते थे, तो गिरीश कर्नाड लोग ऐसे पैर छू लेते थे उनकी इसी नौटंकी के बल पे। ये हमारा कल्चर फोक था हमारा। तो नौटंकी शैली तो बड़ी सशक्त है, लेकिन वही चीज़ है कि अब नहीं उस पर कुछ काम हो पा रहा है। और आप समझ लीजिए इतनी बड़ी विधा है कि हम आपको बता नहीं सकते। इसमें आप रेयर लोग रह गए इसमें नौटंकी के यहाँ पर। अच्छा, वरना एक समय नौटंकी के साथ आती अलग थी और पहचाने जाती थी। यूपी की अगर फोक उसकी बात हो रही है तो सब नौटंकी में आती थी, और कोई शैली नहीं थी उसमें कहने की। लोग दिमाग में एक ये भी है कि नौटंकी शैली में महिला पात्र भी पुरुष ही निभाते हैं, और
बिहार में जो लौंडा डांस नौटंकी के साथ शुरू हुआ उसने थोड़ा सा बर्बादी की, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, वो देखिए है क्या ना, मैंने आपको बताया कि दो दो शैली है नौटंकी की, कि किसी चीज़ को प्रस्तुति उसके करने पर होती है। ये वो नौटंकी होती है जो आज भी होती है, गाँव में होती है। अच्छा। इतनी अश्लीलता होती है उसमें, डायलॉग्स में होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुराने प्ले जागीर का इंसाफ, अभी इसकी नौटंकी शैली है, इसको हम लोग ने करा था। आपके शर्मा जी हमारे एनएसडीएम थे, वो करके गए थे। अच्छा। शानदार जागीर का इंसाफ, इतना शानदार वो प्ले हुआ है। उसके 6-7 शोज करे हम लोग ने, यहाँ करा, लखनऊ करा, इटावा करा, सब करके आए उसको। तो वो जो शैली है उसकी किसी भी चीज़ में करने के लिए उसकी बेसिक चीज़ को तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। अब उसमें आप कोई चीज़ जोड़ना चाहते हो, कहीं कुछ करना चाहते हो। अब ये मोबाइल है, इसमें अच्छी चीज़ भी है, सब खराब चीज़ भी है। उसको कैसे मैनेज करना है ये आपको डिपेंड है कि आपको क्या देखना है इसमें। जी। तो दर्पण को गवर्नमेंट इसीलिए ऐड करती थी कि हमारे इस नौटंकी के कल्चर को, उसमें लंबी लंबी ऐडें मिलती थी इसीलिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता था। उसमें एक पूरी टीम संगीत की अलग होती थी, उसका संगीत का एक टीचर अलग होता था, उसके डांस की कोरियोग्राफी की टीम अलग होती थी, तो उसका बजट भी अलग होता था, उस पर पात्र भी ज़्यादा हुआ करते थे, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो वो सब चीज़ें होती थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वो सब चीज़ें अब एकदम वो हो गई। वो नौटंकी शैली तो आज भी हो रही है। आप देखिए, आप एक रंपत जी हैं, अभी गुजर गए, वो इस टाइप करके, उनके नाम के आगे उनका सरनेम भी बड़ा अजीब तरीके से लगाते हैं। नौटंकी, उनकी नौटंकी, रंपत जी की नौटंकी, वो नौटंकी वो अलग है। हमारी जो हमारे ज़बान से जुड़ी हुई, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई नौटंकी है, उसका स्वरूप बहुत ही सुंदर है और बहुत ही विशाल है। उसको आप समझ लीजिए। अब अच्छे नाटक क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं? नया नाटक सर, अब इसके लिए क्या कहूँ कि वही चीज़ है कि अभी अरू व्यास जी जो प्ले लेके आए हैं, इसके राइटर शायद उनके जोधपुर के ही हैं, लिखा है उन्होंने ये प्ले। हाँ, ये है खांचे, जोधपुर के है राइटर। बहुत ही अच्छा प्ले लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 संस्थाओं ने शो करा। दर्पण ने 12 साल बाद ये खांचे करा। उनकी संस्था वहाँ पर जोधपुर में वो करती रहती है अपने इस प्ले को। तो ऐसा नहीं कि लिखने वाले लिख नहीं रहे, करने वाले उसको कर नहीं रहे। क्या ये माना जाए कि आजकल की जो नई पीढ़ी आई है वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती, इसलिए स्थितियां बिगड़ रही हैं? अब ये तो सर मैं इसमें क्या कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई भी आज के समय इतनी लोग जिम्मेदारी से, ये जो नई जनरेशन है, आप समझ लीजिए कि क्या उनके दिमाग में सोच है, क्या उनकी चीज़ें हैं, ये नहीं पता। लेकिन पढ़ाई का आप देख लिए कि बहुत रेयर जो लोग हैं वो अपने चीज़ों को मंजिल पे नहीं। अब बाकी होगा, ये थोड़ा पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, सब क्यों नहीं पढ़ना है, कोई कहेगा जॉब नहीं है। अरे बेसिक पढ़ाई तो करो। बहुत लोग तो ऐसे पढ़ने वाले हैं कि पढ़ने के लिए इतना लिटरेचर है पूरी दुनिया में कि आप रोज एक किताब पढ़ोगे, बूढ़े हो जाओगे, खत्म नहीं होगी पढ़ने की। तो वो जनरेशन में हर चीज़ सर, इस दौर में हम लोग चल रहे हैं, इसी में ऐसा नहीं कि नहीं है, वो रेयर हैं करने वाले। हम अपनी जनरेशन को, अपनी औलादों को भी बहुत ही सख्ती से अगर नज़र नहीं रखेंगे तो वो 2 मिनट में भटकने में टाइम नहीं लगेगा आज के दौर में। पहले तो पता था यार कि हमको काम करना है। पहले अप्रोच भी इतनी थी कि नगर पालिका में बाबू बन जाए, बस किसी तरीके से वहाँ बाबू बन जाए। आज उसकी अप्रोच दूसरी है कि उसको काम ना करे, उसको बाइक चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए और हर चीज़ चाहिए, और शॉर्ट टाइम में उसको चीज़ें चाहिए उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए वो पुख्ता मजबूती से वो काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए, वो शॉर्ट टाइम में हर चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है। तो एजुकेशन का ये है सर कि कहने को तो आज भी कोचिंगों की मंडी लगी हुई है, लेकिन वही है कि घूम फिर के बच्चा 4 साल के बाद जाता है, फिर वो काम आके दूसरा कर रहा है। तुमने पढ़ाई क्यों करी थी भाई? फिर तुम बहुत सारी चीज़ें, तुम एनएसडी करते, कम से कम एक तुम्हारा दायरा बनता है, तुम्हारी फील्ड बनती, तुम्हारे जानने वाले बनते। काम तो हर आदमी कर रहा है। देखिए कितने नई जनरेशन, कोई
बाइकों पे कितने लड़के काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए जनरेशन। सही बात। तो हमको तो ये भी देखना पड़ेगा कि आज के दौर में हम किस दौर पे गुजर रहे हैं, पढ़ाई का कितना स्कोप कहाँ पर है, किस लेवल की पढ़ाई। आज तक पढ़ाई का लेवल बड़ा हाई होना चाहिए सर। पहले वो नहीं कि हमने, पहले तो ये था कि आपने पीपीएन कॉलेज से आपने एमएससी करा, वहीं पर आपने अप्लाई कर दिया, आप प्रोफेसर हो गए 4 साल में। आजकल तो आपको एक स्कूल की टीचिंग के लिए भी आपको जो है नौकरी आपकी लग जाए, किसी लेडीज़ की, लड़की की, किसी भी प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट की तो बात ही दूसरी है, तो बहुत बड़ी बात है। वो अप्रोच से लगेगी, सही बात। अप्रोच से लगेगी। तो ये भी, ये हम जिस दौर, मैं कोई तीसरे जहां की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ है। फजल साहब, मुझे बताया कि फिलहाल अब आपकी क्या गतिविधियां हैं और आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? सर मैं मेरी कोशिश होगी, मैं थिएटर तो मेरी प्राथमिकता है ही, मैं इसको करना चाहता हूँ। और मुझे मेन चीज़ है, एक्टिंग से बड़ा लगाव रहा हमेशा करने में। अभी भी मैं लास्ट टाइम ये खांचे करा तो बीच में कि सब बोले इतना टाइम दे रहे हो तो क्यों नहीं कर लेते हो, तो डर के मारे नहीं करा। ये अगर शो लग जाएगा कहीं बाहर तो फिर 24 घंटे 48 घंटे के लिए जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पर काम को पेंडिंग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, लेकिन अब चूँकि हमने संस्था को अपना रिवाइव कर लिया है, तो जो पुराना चीज़ों से जो थोड़ा सा संपर्क टूट गया था, तो अब फिर से नई जनरेशन के साथ जुड़ने का ये है कि इसको हम लोग अब जुड़ेंगे। और इस थिएटर जो दर्पण हमारा, जहाँ से बहुत सारे एक्टर्स अब निकले, जो हमारे इस आर नगर की शान थी, हमारे उत्तर प्रदेश की शान है। मतलब आर नगर की शान, मतलब जो उसके यहाँ पर बीच बितावा थे मास्टर साहब हमारे करने वाले, वो संस्था जो थोड़ी गर्द में चली गई थी, अब उसका उदय हम लोग लगे हुए हैं। तो उससे करके हो सकता है कुछ नई जनरेशन के अच्छे लड़के इसमें आके हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का और हमारी चीज़ों का नाम रोशन करें। और वो काम शुरू इसमें कर दिया है हम लोग ने, और जल्दी इसी तरह बाहर के डायरेक्टर्स बुला के अब इसको कंटिन्यूशन में करने का हम लोग का विचार है। हमारे कुछ सीनियर्स लोग, कुछ प्लेस की स्क्रिप्ट थी पुरानी, जैसे जनपद की सर रंजीत कपूर जी की, तो वो स्क्रिप्टें थी। आपके आने से पहले मैं थोड़ा सा दोबारा उसमें डूब गया, मैं देखने लगा। ये इतने अच्छे अच्छे प्ले सर, मतलब इसके हम लोग 30-35 शोज करे हुए हैं। कभी मन होता है करें, टीम कहाँ से इकट्ठा करें, नई जनरेशन की टीम कहाँ से इकट्ठा करें, इसमें 20 आदमी कैरेक्टर का शो है। तो उससे सोचते हैं ये स्क्रिप्ट छोड़ो, वो स्क्रिप्ट उठाओ जिसमें कम एक्टर, बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। वही सब चीज़ें हैं सर इसमें कि देखिए, पुराने हमारे 88 की सब कटिंग्स हैं, पुराने सब थिएटर से जुड़े हुए चीज़ों की यादगारें हैं बस। ये सही बात है। पॉइंटर, एक घोड़ा शेर सवार 1988, ये सब चीज़ें, तो यही है, सब जाने हैं चीज़ें हैं, और इसी को एंजॉय करते हैं। अब क्या करें, लेकिन अब ये है कि फिर से हम लोग दोबारा इसमें आ रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको अच्छे फिर एनएसडी डायरेक्टर के साथ हम एक प्ले आपके सामने लेके आएंगे कानपुर के लिए, दर्पण का। ये है आपसे फजल जहीर जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।